हम लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हमने प्लास्टिक स्टेज में प्रॉपर्टीज कंसीडर की थी और हार्डन स्टेज में की थी। ठीक है, प्लास्टिक स्टेज के लिए हमने बोला था कि सबसे पहले वर्केबल मिक्स होना चाहिए, वर्केबिलिटी, जिससे हम ईज से हम किसी जो हमारा कंक्रीट मिक्स है उससे काम कर सकें। सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो कोर्स एग्रीगेट्स है वो सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग का मतलब ये है। ठीक है, और लास्ट था हमारा हार्शनेस। हार्शनेस का यही था कि अगर जो सीमेंट या जो भी कंक्रीट का जो हमारा मिक्सचर बना है वो हमारा स्मूथ सरफेस थे। ठीक है, और उसके बाद हमारी हार्डन स्टेज की प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहले थी हमारी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में हमने पढ़ी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो हम किसी भी कंक्रीट के लिए डिजाइन करें उसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उस पर लोड लगा रहे हैं। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी जो भी हमने लोड पे कंक्रीट जो भी हमारी ब्रेक हुई है और डिवाइडेड बाय जो उसका एरिया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का IS 456 से फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FC के। इसका फॉर्मूला है 0.7 यहाँ पे FC के रिप्रेजेंट कर रहा है 28 डेज पे जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, और अगला है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ थी हमारी जो हमारा रीइंफोर्समेंट यूज हुआ है और जो हमारी कंक्रीट है उनके बीच की स्ट्रेंथ। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ जो दो डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंक्रीट होगी उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो होगी हमारी शियर स्ट्रेंथ। अब हमारा आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मेन यही था कि भाई हमारा जो कंक्रीट है, जो एटमॉस्फेरिक एजेंट काम कर रहे हैं उनको कैसे रेजिस्ट करेगा और मतलब कितने टाइम तक अपने जो प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करके रखेगा। ड्यूरेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमने देखा था श्रिंकेज। श्रिंकेज ये था कि कंक्रीट जब स्टार्टिंग में प्लास्टिक स्टेज में होता है तो जो अपनी एक्सपांड कर लेता है तो मॉइस्चर कंटेंट लेस होने की वजह से वो क्या होता है, कंप्रेस करता है, तो उसे बोलते हैं श्रिंकेज। उसके लिए हमने दो तीन देखी थी, प्लास्टिक श्रिंकेज देखा था, ड्राइंग श्रिंकेज देखा था। फिर अगली थी इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी वो थी कि कंक्रीट हमारी पोरस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर जितने ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो कंक्रीट इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी, उनके पोर्स के अंदर वाटर चला जाएगा और जैसे वाटर का वाटर जाएगा तो धीरे धीरे वो मटेरियल्स को इरोड करता रहेगा, जिसके कारण हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो कंक्रीट हमारा जितने उसकी लाइफ स्पैन तक वो हमारी वर्केबल होनी थी, मतलब जितने लाइफ स्पैन तक हमारी वो काम करनी थी वो नहीं कर पाएगी। अब अगला था हमारा डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस में ये था कि हमारी कंक्रीट के अंदर कोई भी डायमेंशन के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमने डायमेंशन चेंज देखा था साउंडनेस की वजह से, कि जो फ्री लाइम कंटेंट होता है उसके वजह से कंक्रीट एक्सपैंड करती है, उसकी वजह से भी डायमेंशनल चेंजेस देखे थे। इसलिए हमने बोला है कि कंक्रीट हमेशा साउंड होनी चाहिए, अनसाउंड नहीं होनी चाहिए। अनसाउंड कहने का मतलब है कि उसमें डायमेंशनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा मतलब जो डायमेंशनल चेंजेस में ही इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहने का मतलब है इलास्टिक मॉडुलस। मतलब हमने इलास्टिक मॉडुलस पढ़ा था सोम में। ये है कि भाई हम कितना भी स्ट्रेस किसी चीज पे स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी प्रेजेंट है उसके अंदर वो एक सर्टेन टाइम ऑफ जो सर्टेन जो स्ट्रेन होता है वो रीगेन कर लेता है। मतलब वो अपनी, जैसे ये आपने कोई कंक्रीट ले ली, आपने लोड लगाया, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब एक डेल्टा एल मान लेते हैं, इसमें कोई लेंथ में या ब्रेड्थ में किसी भी इसमें डेल्टा लेंथ का स्ट्रेन आया, डेल्टा एल लेंथ का, और वो रीगेन और जो हमारा जो स्ट्रेन की वैल्यू है, ठीक है, वो किसकी वजह से, इलास्टिक मॉडुलस की है।
यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला होता है IS 456। IS 456 RCC के लिए कोड है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 5000 √FCK। हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ की देखी, और दूसरी हम देख रहे हैं किसकी, इलास्टिक मॉडुलस। ये इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ये इलास्टिक मॉडुलस का। तो इससे देख सकते हो इस फॉर्मूले से कि हमारा जो इलास्टिक मॉडुलस और डिपेंड कर रहा है कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे। मतलब जितनी ज्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा हमारा इलास्टिक मॉडुलस होगा। और इलास्ट हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे होगी कि हमारी वाटर सीमेंट रेशियो हमने कम रखी है, ठीक है। क्योंकि एब्राम्स लॉ से हमने देखा था कि अगर कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं लो वाटर सीमेंट रेशियो। रिच कंक्रीट का मतलब है सिमिलरली सीमेंट कंटेंट हमारा ज्यादा हो। सेम कहने का मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो कम हो और लॉन्गर क्योरिंग पीरियड हो। क्योरिंग पीरियड का मतलब कहने का मतलब है कि सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो हमारी जो कंक्रीट है हमारी 28 डेज पे जितनी भी स्ट्रेंथ गेन करनी थी वो नहीं कर पाएगी। अगला है हमारा जो ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहा है क्रीप। क्रीप क्या होता है, सस्टेन लोडिंग की वजह से जो भी डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। मतलब आप कंक्रीट, जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले आपने जो है फ्लोर बनाया, फ्लोर पे आपने कॉलम कॉलम फिर बीम पे आपने ऊपर एक और स्लैब डाली, फिर करके ऐसे करके हम जैसे पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे नीचे वाले जो हमारे जो लोअर जो ग्राउंड फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का वेट होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सिमिलरली सेकंड फ्लोर का वेट होगा। अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो ऊपर वाले जो बिल्डिंग का वेट होगा, मतलब जो ऊपर वाले जो हमारे फ्लोर्स है उनका जो वेट होगा वो एक तरह से डेड वेट आएगा। तो उन डेड वेट जो हमेशा ही लगता रहेगा हमारे जो लोअर जो हमारे जो ग्राउंड स्टोरी या फिर फाउंडेशन पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी वजह से उस सस्टेन लोडिंग की वजह से कोई भी डायमेंशनल चेंजेस होंगे किसी भी कंक्रीट में, उसे बोलते हैं क्रीप, ठीक है। ये क्रीप किसका पार्ट है, हम देख रहे हैं कोई भी डायमेंशनल चेंजेस किस किस की वजह से हो रहे हैं और ये ड्यूरेबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल चेंजेस होंगे तो ड्यूरेबल, मतलब जो हमारे क्रीप होगा तो कोई ना कोई तो डायमेंशनल चेंजेस होंगे ही, ठीक है। और क्रीप इफेक्ट कैसे करता है, मतलब क्रीप पे क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले एज, जितनी ज्यादा कंक्रीट मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी एज बढ़ती जाएगी उतने लंबे तक सस्टेन लोडिंग हमारी रहेगी, तो उतना ही ज्यादा क्रीप होगा। अगर जो हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, हमने जो कंक्रीट यूज करी है उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे तो भी क्रीप ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो भी क्रीप ज्यादा होगी। सिमिलरली सारे फैक्टर किस पे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ पे, ठीक है। अगर हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एज कंपेयर टू हमारे सारे फैक्टर्स जो हार्डन स्टेज के होंगे वो कम होंगे, जो अफेक्ट करेंगे हमारी ड्यूरेबिलिटी को। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन कहने का मतलब है कि टेम्परेचर वेरिएशन, कि मतलब क्या होता है कि कंक्रीट जब है ना हमारी ज्यादा टेम्परेचर इंड्यूस होता है उसमें, मान लो अब सन के अंदर है कोई कंक्रीट बार का सरफेस, आउटर सरफेस है, या ब्रिजेस कंसीडर कर लो या कुछ भी कर लो, तो वहां पे क्या होगा, हम एक पूरी स्लैब कास्ट करते हैं ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन में। हम क्या करेंगे, तो पियर होंगे, ठीक है। पियर कॉलम जो होते हैं ब्रिजेस में उन्हें पियर बोलते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर ये जो स्लैब आएगी, ठीक है, एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक बारी में सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, मतलब पूरी कंक्रीटिंग इस स्लैब की एक बारी में होगी, ठीक है। बार बार बीच में रुक के नहीं होगी, तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि ये पूरी स्लैब कास्ट होगी। अब ये पूरी स्लैब कास्ट हो जाएगी तो ये सनलाइट पे आएगी, तो इस पे
सूरज की रोशनी गिरेगी तो इसका एक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन आपने देखा होगा सॉम में, ठीक है, कि मतलब किसी भी टेम्परेचर की वजह से उसमें स्ट्रेन कितना आ रहा है, मतलब कितना एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट में होता है 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर चेंज अगर हमारा पर डिग्री सेल्सियस है तो कंक्रीट में स्ट्रेन आएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। इसलिए कभी देखना जब ब्रिजेस बनते हैं ना तो ब्रिजेस पे एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं, दो स्लैब के बीच में एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली अपने उसमें भी होते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन होगी सीमेंट की, अगर कोई सीमेंट कंक्रीट की रोड होगी तो हर 4 मीटर के बाद उस पे उनके जॉइंट कंस्ट्रक्शन करने के बीच में एक क्या होता है, एक्सपांशन जॉइंट होता है। एक्सपांशन जॉइंट इसलिए होता है कि कंक्रीट की स्लैब अगर एक्सपैंड करे तो क्या होगा, उसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाए, ठीक है। फ्री एंड फिक्स पियर, ये तुमने कहां से पढ़ा है, फ्री एंड फिक्स पियर? मतलब फ्री एंड फिक्स पियर कहां से पढ़ा था आपने? इसका देखना पड़ेगा मुझे, फिर मैं बता दूंगा एक बार फ्री और फिक्स पियर का। मेरे हिसाब से फ्री पियर तो यही होना चाहिए कि जो ऊपर से फ्री हो, एक तरह से फिक्स ना हो। और फिक्स्ड पियर हो गए मतलब दोनों तरफ ही जॉइंट है, या मतलब एक डायरेक्शन से फिक्स्ड है और एक फिक्स पियर दोनों तरफ से डायरेक्शन से फिक्स्ड है। मेरे हिसाब से तो शायद तक अभी तक तो, बाकी कुछ होगा तो मैं और बता दूंगा आपको। अब नेक्स्ट है हमारा एसिड अटैक। एसिड अटैक किसकी वजह से होता है, अगर कॉन्क्रीट, मान लो हम जहाँ पे भी हमारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एसिड रेन की वजह से, या जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो हमारा सी नियर बाय कॉन्टेक्ट में ज्यादा है, तो क्या होगा, उस पे एसिड अटैक होगा। मतलब जो कंक्रीट बेसिकली होती है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है। अल्कलाइन मतलब बेसिक होती है,